पढ़ना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कोचिंग में ये बता दिया जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिर्फ उतना उनका, अगर वो सिर्फ 1% रोल होता है कोचिंग का, 99% हमारा रोल होता है, क्योंकि हमें घर आके हमें उस चीज़ को रिवाइज़ करना है, उसको ढंग से समझना है कि हमें क्या पढ़ाया गया है, उसको अपने माइंड में सेट करना है। फिज़िक्स में ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। फिज़िक्स में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बस ये होता है कि हमारे पास उन 3 घंटे में टाइम कम होता है फिज़िक्स के लिए, तो उस टाइम हमारा प्रेशर बहुत होता है, लगता है कि सब कुछ टफ है। कोई टफ नहीं होता है। आपको अपनी टिप्स में फॉर्मूलेज रखने हैं, सारे फॉर्मूलेज आपको टिप पे होने चाहिए। बहुत नॉर्मल, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री तो बिल्कुल इतना ज़्यादा कंसेप्ट्स, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी फिजिक्स की तरह ही होती है। बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो हमें पूरा याद करना है, हमें मगअप करना है पूरा अच्छे से, और हमें वहाँ पे अटेम्प्ट उतने ही करने हैं जितना हम श्योर हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो हमें ये याद रखना है, हमें उतने ही करने हैं जिसमें हम 100% श्योर हैं, और तुक्के नहीं मारने हैं। और केमिस्ट्री तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ईजी होती है, तो केमिस्ट्री तो हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर की जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हूँ। मेरे साथ हैं शिवानी सिंह चौहान। शिवानी ने इस साल 2019 में नीट क्लियर किया है। इनका जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप नीट की प्रिपरेशन 2020 के लिए कर रहे हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट ने पूछा था कि नीट की प्रिपरेशन के बस 3-4 महीने रह गए हैं, स्ट्रेस आप लोगों का बढ़ रहा है, और आपने पूछा था कि ये सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए लास्ट टाइम में हम कैसी प्रिपरेशन करें जिससे कि इस साल हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो शिवानी मेरे साथ हैं, वो बताएंगी कि उन्होंने कैसे तैयारी की, और मुझे उम्मीद है कि जो इनके टिप्स होंगे, इनके सुझाव होंगे, वो आपके बहुत काम आएंगे। शिवानी, सबसे पहले आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आप अपने फैमिली से फर्स्ट डॉक्टर हैं। किसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं, डॉक्टर बनना है और नीट की प्रिपरेशन करनी है? मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मदर, मेरा भाई है बड़ा, और मैं। मेरे पापा इंजीनियर हैं, मेरा भाई भी इंजीनियर है, एंड मैं पहली डॉक्टर हूँ अपनी पूरी फैमिली से। तो सबसे ज़्यादा एक्चुअली मेरा एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। मैं जब छोटी थी तो मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो तब मेरे पापा एक्चुअली इज़ रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। तो उन्होंने तब सोच लिया था कि वो मेरे को तब डॉक्टर ही बनाएंगे। तो तब से उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है हर जगह। मतलब अगर हम लोग के पास थोड़ा सा फाइनेंशियल भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट उन्होंने कभी मेरी स्टडीज़ में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो माई फादर एंड मदर सपोर्टेड मी वेरी वेल। तो यस। आपने हाई स्कूल 10th और 12th कहाँ से किया? मैंने यहीं के कानपुर के यूपी के राना स्कूल से 10th भी किया है, 12th भी किया है। आपकी 10th में क्या मतलब रैंक थी, क्या किस तरह के मार्क्स थे? क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है कि जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें लगता है कि जो नीट जिनका क्लियर हो जाता है वो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, वो शुरू से पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, और शायद हाई स्कूल और इंटर में उनकी बहुत अच्छी रैंक होती है। तो आप बताइए 10th और 12th में कैसी परफॉर्मेंस थी आपकी? मैम, मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थी, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग ही कर पाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे 10th में 90% थे। आई एम फ्रॉम SSC बोर्ड। 12th में मेरे 85% थे, एंड 12th में मेरे पास बायो मैथ्स दोनों थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि देख लेते दोनों में ही। मैंने JEE भी दिया था, मैंने नीट भी दिया था, बट मेरा छोटे से ही ज़्यादा डॉक्टर था, तो फिर मैं इधर। बाकी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होता है कि हमें 99 या 98% वाले ही सब क्लियर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई वॉज एन ऑर्डिनरी पीपल जिसने क्लियर किया है, और कोई भी कर सकता है। जब आप 12th का एग्ज़ाम दे रही थी, उस दौरान तो आप तय कर चुकी थी कि आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो आपने 12th करते हुए नीट की प्रिपरेशन की या फिर बाद में किया? नो मैम, उस टाइम ये था कि मेरे को अभी 12th में फोकस करना है, क्योंकि उधर मुझे पहले परसेंटेज अपना देखना है। क्योंकि मैं देखती थी लोगों को कोचिंग से इतना ज़्यादा वो रहते थे कि सुबह जाना है, शाम को आ रहे हैं, फिर स्कूल भी देखना है। तो मैंने सोचा कि 12th के बाद ही करूँगी मैं। तो मैंने 12th मैंने पहले अच्छा सा किया, फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपने के लिए। ओके। अच्छा, 12th पास करने के बाद आपने कैसे सेल्फ स्टडी से किया, कोचिंग से किया, और आपने नीट की प्रिपरेशन के लिए कितना, 1 साल दिया, 2 साल दिया? मैंने 12th के बाद कोचिंग ज्वाइन करी थी, और मेरा 2nd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है नीट। ओके। यस मैम।
अच्छा, आप जब कोचिंग कर रही थी, आप बताइए उस दौरान आप ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है शिवानी कह रही, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि मैम 12th में पढ़ रहे हैं, हम 11th में पढ़ रहे हैं, बहुत बर्डन है, बोर्ड की तैयारी करें कि नीट की प्रिपरेशन करें, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जैसे शिवानी ने किया, उन्होंने 12th पास किया और जब 12th पास कर रही थी उनका पूरा फोकस अपने बोर्ड के एग्ज़ाम पे था। उसके बाद उन्होंने 1 साल और फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका नहीं हुआ, उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में किया और उन्होंने 2 साल प्रिपरेशन करी और नीट में इनका सिलेक्शन हो गया और ये अब जीएसवीएम में पढ़ रही हैं। तो ये एक आप लोगों के जो सवाल थे कि क्या कॉलेज में 12th की पढ़ाई करते हुए भी हम कर सकते हैं, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप वो दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हैं इट्स ओके, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 12th पास करने के बाद भी नीट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अच्छा शिवानी, एक चीज़ ये बताइए कि जब आपने 12th के बाद नीट की प्रिपरेशन की, पूरा 1 साल आपके पास था कि नहीं मुझे बस नीट की तैयारी करनी, उस दौरान आपका क्या रूटीन होता था? मतलब आप कितने घंटे पढ़ती थी? पहले तो मतलब सुबह उठ के तो मुझे कोचिंग जाना है, कोचिंग में ही 6 घंटे होते थे, वापस आए, फिर उसके बाद ये होता है कि अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपका दिमाग एक टाइम पे वीक हो जाएगा। तो मेरे मम्मी पापा हमेशा शुरुआत से बोलते थे कि आओ फिर सो जाओ थोड़ी देर। सोने के बाद जब इंसान उठता है तो बहुत ज़्यादा फ्रेश माइंड से उठता है। फिर मैंने 6 घंटे कोचिंग को दिए हैं, 6 घंटे फिर मैंने सेल्फ स्टडी को दिए हैं। तो इस तरह से मैंने मैनेज करके मेरा हो गया। अच्छा, आपके लिए आप कोचिंग में 6 घंटे दिए और आपने कहा 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी करती थी। अपने एक्सपीरियंस से आप बताइए, कोचिंग में पढ़ना और सेल्फ स्टडी दोनों में कैसे बैलेंस, और जो खुद से पढ़ना, जैसे सेल्फ स्टडी का मतलब खुद से पढ़ना, वो कितना इम्पोर्टेंट है? खुद से पढ़ना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कोचिंग में ये बता दिया जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिर्फ उतना उनका, अगर वो सिर्फ 1% रोल होता है कोचिंग का, 99% हमारा रोल होता है, क्योंकि हमें घर आके हमें उस चीज़ को रिवाइज़ करना है, उसको ढंग से समझना है कि हमें क्या पढ़ाया गया है, उसको अपने माइंड में सेट करना है, क्योंकि एक बार में चीज़ें सेट नहीं होती हैं। हम जब तक 2-4 बार रिवाइज़ नहीं करेंगे तब जाके चीज़ें सेट होती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी। कोचिंग में हम नहीं, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा 10-10 घंटे लोग कोचिंग में दे रहे हैं, कोई फ्रूटफुल नहीं होता है। नॉर्मल घंटे दो कोचिंग में, उसके बाद सबसे ज़्यादा घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को देना चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जो आपने अब मैं इसके बाद एक चीज़ ये पूछ लूँगी, जैसे आपने 12 घंटे, नो डाउट आपने स्टडी को 12 घंटे दिए, 6 घंटे सेल्फ स्टडी किया, 6 घंटे कोचिंग में पढ़ाई की, फिर जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ तो वो जो कहना चाहिए बहुत ही डीमोटिंग टाइम होता है, बहुत परेशानी होती है, आपने कैसे उसको मैनेज किया? यस मैम, डीमोटिवेटिंग तो होता है, बट इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं कभी, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने शायद 100% नहीं दिया था। तो मेरे दिमाग में ये था कि जिस दिन मैं 100% दे दूँगी, उस दिन नहीं हुआ तो मैं तब सोचूंगी, तब मैं डीमोटिवेट होंगी, तब मुझे डिप्रेशन का मुझे लगता है। और सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स इतने जॉयफुल रहते थे कि वो पहले ही आके मेरे को बोलते थे कि नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना है, हम है ना, हम साथ देंगे ना, तुम पढ़ो, हम करा रहे हैं। तो मेरे को कभी डीमोटिवेटिंग इतना ज़्यादा हुआ नहीं। मैं नॉर्मल मैंने पढ़ाई करी है, नॉर्मली मैं हो गया है, कोई डिप्रेशन नथिंग। ओके, जब आपका नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर आपने बिना चिंता कि आप सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी में जुट गई? यस मैम, बिल्कुल। नहीं हुआ, नीट दे के आई, नहीं हुआ, 2-3 दिन बाद थोड़ा बुरा तो लगता है, बट फिर उसके बाद कहा कि ठीक है, अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया, अब आगे के बारे में हमें सोचना है। तो अब जो नेक्स्ट नीट होगा उसको हमें अच्छे से देना है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। तो मैंने शुरू कर दी आगे के लिए। तो ये देखिए शिवानी ने आप जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि बहुत स्ट्रेस होता है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, तो ये शिवानी ने देखिए इस बताया कि आप फेल्योर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो फेल्योर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस अटैम्प्ट में नहीं हुआ, आप उसको सोचते रहें कि अब क्या होगा, कि लोग क्या कहेंगे, उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शिवानी ने किया, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, उन्होंने वो उसको छोड़ के फिर वो सेकंड अटेम्प्ट में चली गई। हाँ, आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरा इस बार क्यों नहीं हुआ, क्या क्या कमी रहेगी, क्या हमारे कोई नेगेटिव मार्किंग हुई थी, कौन से सवाल हम नहीं कर पाए, कहाँ पढ़ाई में कमी रहेगी, वो कमी को ज़रूर आइडेंटिफाई करें। लेकिन परेशान होने की या स्ट्रेस होने की या डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा शिवानी ने किया। अच्छा शिवानी, ये तो बात हुई फर्स्ट अटैम्प्ट की, लेकिन जो सेकेंड अटैम्प्ट जो आपका बहुत सक्सेसफुल हुआ और आप जिसकी बदौलत आप GSVM में आ पाई, आप बताइए जब सेकेंड अटैम्प्ट में आपने पढ़ाई की, उस दौरान आपने कौन सी शॉर्ट कमिंग्स थी, कौन सी कमियां थी जो फर्स्ट अटेम्प्ट की, जिनको कि आपने दूर किया? मैंने पहले अटेम्प्ट में, जैसे मैंने बताया कि मैं ICSE बोर्ड से थी, तो हमारे यहाँ NCERT नहीं पढ़ाई जाती थी। बट जब यहाँ पे आई, फिर देखा कि पूरा सब कुछ NCERT से ही आ रहा है। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में, पहले तो मैंने ये देखा, जो मेरा बीच का टाइम था कोचिंग से और नीट के पहले जो दे चुकी थी मैं, तब मैंने ये देखा था कि क्या क्या मैं कहाँ पे लैक कर रही हूँ।
मैंने क्या क्या छोड़ा है, मैंने पिछले साल ऐसी क्या क्या गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पहली तो ये थी कि एनसीईआरटी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैंने सेकेंड ईयर में बिल्कुल थॉरली मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, एक एक लाइन मैंने पढ़ी है। बायो तो बिल्कुल बाय हार्ट पढ़ी है, क्योंकि 90 में से 80 क्वेश्चंस तो उसी से ही आने हैं एनसीईआरटी से। तो वो करिए, थोड़ा और अपने आप को कंसंट्रेट किया है, थोड़ा ये जो सोशल नेटवर्किंग है उससे मैंने कट ऑफ किया है खुद को। बस इन सब से करके थोड़ा और पढ़ाई करी है, और थोड़े और जैसे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो एलन, आकाश, उनके मॉड्यूल्स मैंने लगाए हैं, तो इन सब से फिर हो गया है। अच्छा, आपने लोग कहते हैं कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कहते हैं ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत अच्छा होता है। आपने कितने साल के पेपर सॉल्व किए थे? 10 ईयर्स की बुक आती है एमटीजी वगैरह की, तो 10 ईयर्स तो मेरे पास तीनों थे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे हमें समझ में आता है कि क्या ट्रेंड चला आ रहा है, और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि कौन से चैप्टर को नीट के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो वो तो लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें लगानी ही लगानी है। उसके बाद जो हमें मॉड्यूल्स अलग या बुक्स हमें जो भी प्रेफर करनी है, बुक्स सारी अच्छी हैं, मगर हमें एक ही बुक से या एक ही मॉड्यूल से हमें स्टिक रहना है। हमें ये नहीं करना है कि एक ख़त्म हो गया तो हम दूसरी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है करना है। हमें एक ही बुक से स्टिक रहना है, हमें उसी को रिवाइज़ करना है। बुक सारी अच्छी हैं, मॉड्यूल्स भी सारे अच्छे हैं। बस ये है कि हमें अपने पार्ट में बहुत सीरियस होकर सब कुछ करना है। सब कुछ बहुत आसान है, निकल जाता है सब कुछ। अच्छा, अब मैं शिवानी आपसे सब्जेक्ट वाइज पूछूंगी। जैसे फ़िज़िक्स बस स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, तो फ़िज़िक्स में के लिए आपने कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ी, या फ़िज़िक्स को कैसे, मतलब फ़िज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने कैसे समझा? जाहिर सी बात है नीट में कोई बुक्स के रटे रटाए सवाल नहीं आते, वो तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे। तो फ़िज़िक्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? फ़िज़िक्स के लिए पहले तो मैंने जो अपनी आईसीएसई की कुमार मित्तल थी वो लगाई थी। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बहुत वो करने होते हैं। कंसेप्ट्स आपके कोचिंग क्लियर कर देगा, कंसेप्ट्स आप क्लियर रखिए। बाकी फ़िज़िक्स में ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। फ़िज़िक्स में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बस ये होता है कि हमारे पास उन 3 घंटे में टाइम कम होता है फ़िज़िक्स के लिए, तो उस टाइम हमारा प्रेशर बहुत होता है, लगता है कि सब कुछ टफ है। कोई टफ नहीं होता है। आपको अपने टिप्स में फॉर्मूलेज रखने हैं, सारे फॉर्मूलेज आपको टिप पे होने चाहिए। बहुत नॉर्मल, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो फॉर्मूलेज रहेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, फ़िज़िक्स आसानी से निकलती है। आपने फ़िज़िक्स के लिए कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ी? जैसे ज़्यादातर मैंने जेई और नीट के बच्चों से बात की, वो एक प्रोफेसर एस सी वर्मा की बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स, वो पढ़ते हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ी आपने? मैंने एच सी वर्मा थोड़ी लगाई थी, बट ये है कि हमारे नीट में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आधे में छोड़ दिया था, क्योंकि ये सब जेई के लिए होते हैं, उनसे बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए एच सी वर्मा उनके लिए सही रहती है। फिर मैंने एलन का मॉड्यूल किया था। मैंने अपनी न्यूलाइट कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा मॉड्यूल लगाया था, एलन का भी लगाया था, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। बाकी मैंने जेई मेंस का अनसॉल्व लगाया था, बिकॉज जेई मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, वो डिट्टो रख दिए जाते हैं नीट में, विद वही ऑप्शंस, वही सब कुछ, तो वो लगाना बहुत कंपलसरी होता है। तो मैंने अनसॉल्व लगाया था, जेई मेंस का, नीट का लगाया था, एलन का मॉड्यूल लगाया था, न्यूलाइट का मॉड्यूल लगाया था, एंड देन कुमार मित्तल लगाई थी, और थोड़ी बहुत एच सी वर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑल्सो। अच्छा, फिजिक्स में क्या फार्मूले को रटना सफिशिएंट होता है, समझना है? मतलब वो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो कहते हैं कि हमने फिजिक्स में बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी, और पता नहीं कैसे मेरे से सवाल गलत हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिजिक्स को समझने का कोई आसान तरीका, कोई आपने ऐसी कोई चीज़ नोटिस की जो आप 2020 की में जो तैयारी नीट की कर रहे हैं, आप बच्चों को बताना चाहें? मैंने ये किया था कि पूरे साल मैंने कंसेप्ट्स में ध्यान दिया था, बट अब आखिरी का जो दिसंबर के बाद का टाइम होता है, इसमें हमें रिवाइज़ करनी होती हैं चीज़ें। तो मैंने रिवाइज़ करी थी, उसके बाद एक अलग डायरी बनाई थी जिसमें सारे फॉर्मूलेज एक जगह थे, क्योंकि नीट का पेपर इज़ फॉर्मूला बेस्ड फिज़िक्स के लिए। तो फॉर्मूलेज तो आपको रटे हुए होने चाहिए, या तो आप समझ के उसको पढ़ लीजिए या तो रट लीजिए, जैसा करना है, बट फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट होने चाहिए, और उसमें इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फॉर्मूलेज याद कर लें, कंसेप्ट्स क्लियर कर लें, पूरे साल भर हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि फ़िज़िक्स को समझने के लिए मैथ बहुत ज़रूरी है, तो आपको लगता है कि मैथ में बहुत अच्छा होना ज़रूरी है? नो मैम, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे पास मैथ्स थी, वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है। मेरे साथ वालों के पास सिर्फ बायो थी, बट उनकी भी फिज़िक्स मेरे से ज़्यादा अच्छी थी। तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता कि मैथ्स अच्छी होगी तो फिज़िक्स अच्छी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा शिवानी,
अब फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री के बारे में पूछना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री को लेके कोई जैसे जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, क्या ध्यान में रखना चाहिए आपको? इतने सारे क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। आपने एक क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आपका बड़ा नुकसान हो जाता है, और ये जो ऑल इंडिया कंपटीशन है उसमें एक एक मार्क की बहुत कीमत होती है। तो केमिस्ट्री को कैसे आपने पढ़ाई किया? केमिस्ट्री तो बिल्कुल इतना ज़्यादा कंसेप्ट्स, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं क्योंकि वो थोड़े थोड़े फिजिक्स की तरह ही होती है। बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो हमें पूरा याद करना है, हमें मगअप करना है पूरा अच्छे से, और हमें वहाँ पे अटेम्प्ट उतने ही करने हैं जितना हम श्योर हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो हमें ये याद रखना है, हमें उतने ही करने हैं जिसमें हम 100% श्योर हैं, और तुक्के नहीं मारने हैं। और केमिस्ट्री तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ईजी होती है, तो केमिस्ट्री तो हो जाती है। मेन फिज़िक्स का ही प्रॉब्लम होता है। तो केमिस्ट्री तो मैंने केमिस्ट्री में भी मैंने अनसॉल्व लगाया था, मेंस का भी अनसॉल्व लगाया था, मैंने नीट का भी अनसॉल्व लगाया था, एलन भी लगाई थी, और प्रदीप एक बुक आती है तो मैंने वो भी लगाई थी। बाकी अगर मैं इंडिविजुअली बताऊं तो फिज़िकल केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत, थोड़ी बहुत क्या, मुझे हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो वो तो हम अपना कर लेंगे। आखिरी में अब आया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अभी जो मैंने देखा है पेपर में ट्रेंड जो चल रहा है, वो पूरा डिट्टो पेपर से उठा, मतलब एनसीईआरटी के लाइन से उठा के वो देते हैं। तो एनसीईआरटी अगर आपको मगअप है पूरी बाय हार्ट, तो आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा शिवानी, आप बायो के लिए बताइए, एनसीईआरटी की बुक्स कितनी, जो अगर कोई किसी ने 11th और 12th तक की बायो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, क्या वो सफिशिएंट है? यस मैम, मोर देन सफिशिएंट है। एनसीईआरटी ही बायो में तो सिर्फ मैं कहूँगी एनसीईआरटी में स्टिक रहो, और बहुत ज़्यादा तुम्हें मतलब क्वेश्चंस लगाने का मन करता है तो फिर अनसॉल्व लगा लो, दैट्स इनफ। और कुछ बायो में कुछ काम नहीं देगा, वो सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाल के रख देंगे। तो हमें एनसीईआरटी तो लाइन बाय लाइन मगअप होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बायो। उसमें तो कहीं और जाना ही नहीं है, कोई और बुक उठानी ही नहीं है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है बस। अच्छा शिवानी, क्योंकि एक बात बताओ, जैसे भाई जितने भी स्टूडेंट पढ़ के निकल रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ के निकल रहे हैं अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो लेकिन नीट की प्रिपरेशन में ये जो सीबीएसई की पढ़ाई वो कितनी डिफरेंट हो जाती है? बस बोर्ड क्लियर करना और नीट क्लियर करना, व्हाई इट इज़ डिफरेंट? बिकॉज जो बोर्ड आता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो सब्जेक्टिव में हम थोड़ा बहुत अपने मन से भी लिख देते हैं। नीट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, हमें हर चीज़ का टू द पॉइंट आंसर पता होना चाहिए। हमें ये वहाँ पे कहानियाँ नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ एक मतलब उन्होंने दिया है क्वेश्चन, हमें उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रखना है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई थोड़ी सी इसलिए डिफरेंट है। मतलब मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि आईसीएसई में सब्जेक्टिव से सीधे मैं ऑब्जेक्टिव में आई थी, तो बहुत लगता बहुत ईजी है कि ऑब्जेक्टिव ईजी होता है, बट ऑब्जेक्टिव बहुत टफ होता है क्योंकि हमें टू द पॉइंट आंसर देना है उधर, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके अच्छा, और जैसे आपने कहा कि इस साल 2019 में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो बहुत परेशान है, इस साल भी पता नहीं 2020 में होगा कि नहीं होगा, आप उन्हें एक क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगी? मैं अब इतना कहना चाहती हूँ कि अब 2019 ख़त्म हो रहा है, 2019 ख़त्म हो रहा है, उसकी सारी चीज़ें वहीं से ख़त्म कर दो। अब आखिरी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ये 4 महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन 4 महीने में जिसने अपने आप को संभाल लिया, जिसने अपनी पढ़ाई संभाल ली, वो निकल जाता है, और जो इस टाइम डिप्रेशन में चला जाता है उसका नहीं होता है। तो 4 महीने हम हर चीज़, हमें जो पढ़ी हुई है हमने साल भर, हमें उसको रिवाइज़ करना है, मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ करना है। हमें 5 तो एटलीस्ट हमें रिविज़न देना है पूरे सिलेबस को। तो अभी हमें सिर्फ अपने जल्दी से सिलेबस को कंपाइल अप करना है, फिर हमें सारी चीज़ें समेटनी हैं कि कहाँ क्या रह गई है, हमें रिवाइज़ करना है। बाकी जो होना है वो तो उस दिन हम देख लेंगे। अभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है कि क्या हो चुका है, क्या होगा आगे। हमें बस ये करना है कि अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में जो हमें करना है उस पर फोकस रहें, पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद कर दें क्योंकि वो बहुत डिप्रेसिंग होता है। उन लोगों से बात बंद कर दें जो मतलब जिनका हो गया है या जो ये बोलते हैं कि मेरा तो सब कुछ हो गया है। ऐसे लोगों से हमें अपनी एनर्जी पे फोकस करना है, हम कितना कर सकते हैं हमें उस चीज़ पे फोकस करना है। तो दैट्स ऑल। अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त होके पढ़ें, निकल जाता है सब कुछ। शिवानी, फिजिक्स के बारे में तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, एक बार आप बताइए केमिस्ट्री और बायो के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
केमिस्ट्री और बायो में दोनों में आई विल से कि स्टिक टू एनसीईआरटी। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री गो फॉर एलन मॉड्यूल और गो फॉर आकाश मॉड्यूल और एनी अदर बुक यू आर कंफर्टेबल विथ, कि अपना जो कंफर्टेबल हो तुम उसके वो वाली बुक लगा लो, बट एक बुक के साथ स्टक रहो कि ये लगाई है, यही लगानी है, इसी से रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरा एनसीईआरटी से आता है, तो बस थोड़ा सा ऑर्गेनिक में कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, हमें रिएक्शन मैकेनिज्म पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, वो ध्यान है। और जो एनसीईआरटी है वो इटसेल्फ वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है खुद को, मतलब जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सब कुछ वो अच्छे से एक्सप्लेन और उससे लाइन से लाती है। इनऑर्गेनिक में तो कहीं और जाना ही नहीं है, कोई भी बुक नहीं लगानी है, चाहे आप देख लीजिए पहले के क्वेश्चंस जो थे सिर्फ इनऑर्गेनिक से ही आता है और कहीं से मतलब सिर्फ एनसीईआरटी से आता है और कहीं से कुछ भी नहीं आता है। बायो में सिर्फ हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे 3-4 साल के तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, बाय लाइन आते हैं, तो लाइन बाय लाइन हमें मगअप होनी चाहिए, हमारे टिप्स पे होनी चाहिए एनसीईआरटी इन बायो, और किसी पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो कोई भी कोचिंग मॉड्यूल का उठा लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन, बाकी मेरे को नहीं लगता कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी आता है। जस्ट फॉर द केस कि हमें कुछ आइडिया चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कैसे घुमाते हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस लगा लीजिए, बाकी सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। ओके अच्छा, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा है, मैं कुछ कॉमन से सवाल ले लेती हूँ कि जैसे एक रक्षित सिंह है, उन्होंने कहा है कि क्या कोटा जाना, कोचिंग करना ये ज़रूरी है, क्या हम घर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते नीट की? हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमें कोटा जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम ये क्यों देख रहे हैं कि वहाँ पे से जो निकल रहे हैं 5-6 हज़ार निकल रहे हैं, हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पे जाते ही लाखों लोग हैं, उनमें से अगर रेशियो 5-6 हज़ार देखें तो बहुत ही कम है, तो वो हम नहीं देखते हैं कि कितने जा रहे हैं, हम ये देखते हैं कितने ज़्यादा निकल रहे हैं। जब जाएगा ही इंसान तो वहाँ से निकलेगा भी, ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं कि कोटा, आप जहाँ से भी हो अपनी लोकल कोई भी कोचिंग से, लोकल सिटी की कोचिंग से करिए, उससे सिर्फ गाइडेंस जो मिलता है, हमें गाइडेंस चाहिए, हमें कोई कोटा भी जो जाता है 100% श्योर होकर नहीं जाता है कि वो हो ही जाएगा वहाँ से। तो अपना सेल्फ स्टडी पे थोड़ी बहुत कोचिंग की हेल्प लीजिए, बस उसके बाद और कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक हमारे स्टूडेंट है प्रदीप शर्मा, वो पूछ रहे हैं कि क्या खुद से पढ़ाई करना, मतलब खुद घर पे बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? टेस्ट सीरीज़ ले लेना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ लेनी चाहिए? हाँ, हमें टेस्ट सीरीज़ तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ, तो हम लोग कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं कि हमें ठीक है हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, कौन देख रहा है। अगर हम कोचिंग या टेस्ट सीरीज़ होता है तो हमें ये याद होता है कि हाँ चलो अभी टेस्ट होने वाला है, या कोचिंग में टेस्ट होने वाला है, या सर पूछने वाले हैं, तो एक कंटिन्यूटी लाइफ में बनी रहती है कि हमें पढ़ना है, हमें रोज़ पढ़ना है। बाकी अगर हम सिर्फ ऐसे घर में बैठ के पढ़ें तो हमारा एक लेज़ी हो जाते हैं कि कर लेंगे, और फिर ऐसे करते करते हमारा पूरा टाइम निकल जाता है, फिर पता नहीं चलता है कब पूरा साल निकल गया। तो इसलिए हमें टेस्ट सीरीज़ या थोड़ी बहुत 1-2 कोचिंग जैसे सिर्फ इंडिविजुअली हमने ज्वाइन कर ली, फिजिक्स की ज्वाइन कर ली, तो एक कंटिन्यूटी लाइफ में बनी रहती है कि हमें पढ़ते रहना है। अच्छा, एक नेहा सिंह पूछ रही हैं कि नीट की जब आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास 5-6 महीने बचे हैं, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? सबका अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट होता है, किसी को कभी देख के नहीं पढ़ना चाहिए कि उसने इतने घंटे, उसने ये टाइम टेबल बनाया था तो हमें उस पर पढ़ना। अपना हिसाब से जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो टाइम टेबल बनाओ, और आखिरी के 4 महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें उसी 4 महीने में हमें रिवाइज़ करना है अपने हिसाब से कंफर्टेबली, जो समझ में आ रहा है कि हाँ इतने घंटे मैं पढ़ पाऊँगी या पढ़ पाऊँगा, उतने घंटे का टाइम टेबल बनाओ, उतने घंटे एक मतलब हर 2-2 घंटे सब चीज़ में डिवाइड करो कि हमें इक्वल टाइम देना है। देन हम ये बोलेंगे फिज़िक्स में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बट आखिरी का जो टाइम होता है वो हमें सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री और बायो पे देना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो एक ऐसा दोनों सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम सबसे ज़्यादा मार्क्स घसीट सकते हैं। उसमें अगर कहीं लैग भी कर जाते हैं फिज़िक्स में तो भी काम चल जाता है। तो हमें उस हिसाब से अपना टाइम स्लॉट्स डिवाइड करने हैं कि हमें किसको क्या टाइम देना है। अगर हम किसी चीज़ पे टॉपिक में वीक हैं तो हमें उसको ज़्यादा टाइम देना है। तो वो सब अपने आप को एनालाइज़ करो कि कहाँ हम वीक हैं, कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग हैं, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल डिवाइड करो और उस हिसाब से पढ़ते रहिए। अच्छा, एक श्वेता शर्मा पूछ रही हैं कि निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या करें? नेगेटिव मार्किंग से ऐसा मैं कुछ नहीं बोल सकती क्या करना है, बस ये है कि अगर आप श्योर हो तो ही अटेम्प्ट करो, नहीं श्योर हो तो छोड़ दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उतना ही करो जितना श्योर हो। बस ऐसे ही बचा जा सकता है, बाकी और कोई ऐसा कुछ है नहीं कि कैसे बचें। अच्छा, एक अनिकेत पूछ रहे हैं कि अभी जो इस समय बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत नहीं ज़्यादा
समय ये सोचने में निकल जा रहा है नहीं हुआ तो क्या हो गया, बहुत कम टाइम बचा रहे, मैंने तो ये नहीं पढ़ा। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, ये कैसे, इनसे हाउ टू फाइट विद डिस्ट्रैक्शंस? तो अभी हमें डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान नहीं देना है, अभी हम जो कर रहे हैं हमें उस पे ध्यान देना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ना पास्ट बदल सकते हैं ना हम फ्यूचर देख सकते हैं कि हम क्या कर लेंगे। प्रेजेंट में हमें पढ़ना है, हम सिर्फ पढ़ेंगे। हमें सोशल नेटवर्किंग से दूर रहना है, हमें फ्रेंड सर्कल से दूर रहना है। अभी सब कुछ कट ऑफ करके अपना एक अलग ही ऑरा में जाना है कि हमारा सिर्फ ऑरा हो, हमारी बुक्स हों और हम हो, बस उसमें 4 महीने जिसने काट दिया आराम से उसका सिलेक्शन हो जाता है। अभी सब चीज़ों से दूर हो, अभी कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या होना है, क्योंकि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है कि आगे क्या होना है। सिर्फ जो हाथ में है वो है पढ़ना, तो पढ़ते रहो, आराम से पढ़ते रहो, हो जाता है। अच्छा, एक और लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, जो टॉपर होते हैं, उनका क्या विज़न होता है, उनकी क्या मेंटेलिटी होती है, क्या वो अलग माइंड फ्रेम के होते हैं? लोगों को लगता है कि अरे जिसका नीट में सिलेक्शन हो गया वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पता नहीं उसके माइंड में क्या चलता है, वो बड़ा कुछ डिफरेंट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब एक ऑर्डिनरी, सब एक कॉमन मैन है कि सब अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। बस ये होता है कि किसी किसी का अपने माइंड में इतना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होता है कि उसको पता है कि हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि ये ऐसा है कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, हमें पढ़ाई भी करनी है, और एक और चीज़ होती है जो हमारी प्रिपरेशन उसमें ही होती है कि हमें खुद को बचाना है। क्योंकि इस समय जो अभी मौसम है वो बीमारियों वाला चल रहा है, तो हमें इससे भी बचाना है कि हमें खुद को कैसे बचा के रखना है, क्योंकि अगर कोई भी बीमारी लगी हफ्ते से पहले छोड़ती नहीं है। तो ये सब टाइम हमें करके, बस उन लोग को ये पता होता है कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है इस टाइम पे, क्या करना है इस टाइम पे, बस। बाकी सब कुछ उनका बहुत नॉर्मल होता है, कोई अलग नहीं होता है। एक और सवाल मैं पूछ लेती हूँ आपसे। जो एग्ज़ामिनेशन, जैसे आपने बहुत पढ़ाई की, बहुत तैयारी की, बहुत ध्यान से आपने पढ़ा, लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में 3 घंटे होते हैं, वो उसमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करें? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पढ़ाई तो बहुत की, पता लगा कुछ क्वेश्चन छूट गए, आते हुए छूट गए, और जल्दी जल्दी में क्या हुआ कि कुछ गलत मार्क कर दिया। तो जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में 3 घंटे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या माइंड फ्रेम होना चाहिए? वो जो आखिरी के 3 घंटे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो हमारे पास प्रेशर, एक तो 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स, 180 क्वेश्चंस, मतलब हमारे पास 1 मिनट, अगर हम ऐसे देखें तो 1 मिनट है, मगर हमें OMR भी भरनी है, तो मतलब हमारे पास 1 मिनट से भी कम का टाइम है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर तो यही होता है। फिर हमारा फिज़िक्स, सबसे पहले तो हमें बायो करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो होती है वो बायो होती है। सबसे पहले हमें बायो अटेम्प्ट करनी है, फिर हमें केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है, फिर दोनों के OMR भी उसी टाइम भर लेना है, फिर आखिरी में आराम से हमें फिज़िक्स करनी है, क्योंकि उसमें होते हैं 45 क्वेश्चन, और कोई भी 45 में से 45 अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। हमें 35 से 40 के बीच में अगर हमने फ़िज़िक्स अटेम्प्ट कर ली है तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। वहाँ पे बहुत कूल रहना है, हमें वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, क्या कैसे करेंगे हम, क्या अगर नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बिल्कुल कूल माइंडेड से हमें एक एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है और रिज़ल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू शिवानी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी नीट को लेकर। तो ये थी शिवानी जो GSVM मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हैं, और इन्होंने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। और दूसरी बात इन्होंने ये भी बताई है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप इस बार नहीं हुआ, बस आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करिए, विदाउट स्ट्रेस आप नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी कीजिए। और जैसे शिवानी ने ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने 10th 12th पास करने के बाद इन्होंने नीट की प्रिपरेशन शुरू की। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आप में से पूछते हैं कि हम 11th की पढ़ाई कर रहे हैं तो बोर्ड पे फोकस करें कि नीट की तैयारी करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि 10th 12th का बर्डन बहुत ज़्यादा है तो आप छोड़ दीजिए, आप 12th पास कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप तैयारी कीजिए, ऐसा कि शिवानी ने किया। तो मुझे उम्मीद है शिवानी के साथ मेरी हुई ये बातचीत आपके बहुत काम आएगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2020। आप खूब पढ़िए, खूब तैयारी करिए और पूरा फोकस रहिए। इस बीच आप सोशल मीडिया से दूर रहें तो बेहतर है, और कोई चिंता मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन नीट 2020 में ज़रूर होगा और आप किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में MBBS आपको मिल जाएगा।